सेट 1 कक्षा 8 का विज्ञान का। और ये कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? इसमें फसल उत्पादन और प्रबंधन, सेकंड चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, थर्ड है हमारा कोयला और पेट्रोलियम, फोर्थ है दहन और ज्वाला। इसके बेस पे ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है, जिससे आपके अभी आने वाले पेपर। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आएगा? पठन कौशल, यानी कि आपको अनुच्छेद दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं बेटा? इसी पैराग्राफ में मिलते हैं, तो ये आपके लिए ईजी हो गया है। जैसे पहला पढ़ लेते हैं हम। किसान खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाते हैं। तो आजकल जो है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? आधुनिक तकनीक अपनाते हैं। वे फसल चक्र अपनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र क्या होता है बेटा? फसल को हेर फेर कर, अदल बदल कर बोना। जैसे पहले गेहूँ बोया तो फिर चावल बोना, ऐसे इसको कहते हैं फसल चक्र। जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों का उपयोग किया जाता है। इसमें जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों का प्रयोग किया जाता है। खाद जो खेतों में बनती है और उर्वरक जो हम फैक्ट्रियों से लाते हैं। हाल के वर्षों में जैविक खेती पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। तो किस पे जोर दिया जा रहा है आजकल? आजकल हम जोर दे रहे हैं जैविक खेती पर, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है? तो अनुच्छेद का मुख्य विचार यहाँ से आप देख सकते हैं। किसान क्या करते हैं? खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अधिक आधुनिक तकनीक अपनाते हैं। तो ये है आपका आधुनिक तकनीक। और किसका प्रयोग करते हैं? फसल चक्र, दोनों का उपयोग करते हैं। और हाल के वर्षों में जैविक खेती पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने इसमें लिखी है। अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है? ठीक है। फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? देखो यहाँ पे वे फसल चक्र अपनाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। यही आपने यहाँ पे लिखना है। इसलिए अपनाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और उसकी उपजाऊ शक्ति कम ना हो। अब उपजाऊ शक्ति क्या होती है? उसमें मिट्टी में क्या होते हैं हमारे पास? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। तो ये सारी चीज़ें उसमें बनी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? फसल चक्र अपनाते हैं। जैविक खेती क्यों महत्वपूर्ण है? अब जैविक खेती किस लिए महत्वपूर्ण है बेटा? यहाँ लिखा हुआ है, देखो। जैविक खेती क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, इसलिए जैविक खेती क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अब अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक क्या देखा आपने? यहाँ पे आधुनिक कृषि और जैविक खेती का महत्व बताया जा रहा है। तो यही हम इसका शीर्षक रखेंगे, आधुनिक कृषि और जैविक खेती का महत्व। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अधिगम कौशल है आपका, सही और गलत आपको बताना है। गेहूं खरीफ फसल है, सही है या गलत है? गेहूं क्या होती है बेटा? रबी की फसल है, तो ये क्या हुई? गलत बात हुई। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मुक्त मतलब छोड़ना या होना। जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, रिक्त स्थान भरिए। गेहूं और चना प्रमुख रबी फसलें हैं, तो रबी फसलों में आपने भरनी है। आप मटर, जौ, सरसों ये भी भर सकते हैं बेटा। अब डैश प्रक्रिया से दूध को सुरक्षित रखा जाता है। कौन सी प्रक्रिया से दूध को सुरक्षित रखा जाता है? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से। ठीक है बेटा। और कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? कार्बनीकरण। ये आपको यहाँ भरना है। अब अमरबेल को किससे मैच करेंगे? अमरबेल क्या होती है? परजीवी, जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करती है। लस्सी क्या होती है? खट्टी होती है, तो खट्टी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है बेटे, लैक्टिक अम्ल भी लिख सकता है वो, यहाँ पे एसिड इंग्लिश में कहा गया है। कोयला क्या होता है? कोयला जीवाश्म ईंधन है हमारा, तो इससे मैच करेंगे। मोमबत्ती क्या है? दहन। तो ये सब मैंने यहाँ पर इनके आंसर सही करके भी लिख दिए हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम। यहाँ पर लेखन कौशल है आपका, यहाँ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। कोई भी 2 के जवाब देने हैं और प्रत्येक आपको कितने मिलेंगे? प्रत्येक के 5 अंक मिलेंगे। अब जैसे खाद और उर्वरक में अंतर है, तो खाद और उर्वरक में आपके यहाँ पर मैंने अंतर लिख दिए हैं। खाद क्या होती है बेटा? खेतों में बनाई जाती है। और उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में होता है। अब खाद कैसे बनती है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। जैसे क्या होती है बेटा? यहाँ पे जो खाद आपके खेत में क्या हो जाता है? हम पशुओं का गोबर डाल देते हैं वहाँ पर, है ना, प्राप्त होती है, यहाँ लिख देंगे हम। अब इसमें क्या किया जाता है? खेत में गोबर डाल देते हैं और उसके बाद मानव अपशिष्ट भी होते हैं वहाँ पे, और पौधों के जो पेड़ पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ों से, है ना,
पत्ते गिरते रहते हैं, उनके टूट टूट कर टहनियाँ गिरती रहती हैं, तो वो क्या होते हैं, पौधों के अवशेष होते हैं, और उनके विघटन से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको विघटित कर देते हैं। तो उससे क्या बनती है, खाद बनती है। या खाद बनाने का तरीका भी पता होगा, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें सारी चीज़ें ये हम अपशिष्ट पदार्थ घेर देते हैं, और उसको हम उसके ऊपर अगर केचुए डाल दें तो जल्दी से वो खाद तैयार हो जाती है, और फिर उस खड्डे को ढक देंगे। ठीक है। और खाद, ये उर्वरक जो होता है वो एक अकार्बनिक लवण है। खाद से मिट्टी को क्या होती है, ह्यूमस प्राप्त होती है। ह्यूमस क्या होती है बेटा, ये ह्यूमस होती है, ये नमी प्राप्त होती है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। जैसे आप देखते हो बेटा, गोबर तो क्या होता है, बिल्कुल गीला गीला होता है ना, तो जो हम खेत में बनाते हैं वो गीली गीली होती है, और जो हम बाहर से लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें क्या होती है, नमी नहीं होती। जब भी वो आपके कट्टे में भरी जाती है, अगर गीली होगी तो आप कट्टे में कैसे ला पाएंगे, है ना। अब खाद में क्या होते हैं, पादप पोषक जो होते हैं कम मात्रा में होते हैं, और उर्वरक में पादप पोषक क्या होते हैं, जैसे एनपीके, ये क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये खनिज लवण जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। तभी क्या होता है बेटा, इसको हम डालते हैं जिससे खेती अच्छी हो। पर्यावरण के लिए सुरक्षा और सस्ता होता है, ये कौन, हमारा जो खाद है। और उर्वरक क्या होता है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अभी इसके बाद है आपका क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, खरीफ और रबी फसलों के उदाहरण दीजिए। तो खरीफ और रबी फसलों के आपने उदाहरण देने हैं। खरीफ फसलें क्या होती है, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, कपास, ये सारी क्या होती है, खरीफ फसलें होती है। और रबी फसलें क्या होती है, ये शीत ऋतु में बोई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ, अलसी, सारे उदाहरण बेटा हमने लिख दिए क्योंकि ये 5 नंबर में आया हुआ है आपका। ठीक है। अब बाकी के जो 2 हैं वो मैंने आपके नीचे लिख दिए हैं आंसर। सबसे लास्ट में पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया समझाइए, और दहन और ज्वाला के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए कि दहन और ज्वाला के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, किस पर दहन होता है। ठीक है। इसके मैंने आंसर नीचे दे दिया। अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्र आधारित प्रश्न। ये भी बिल्कुल आसान होता है बेटा। इसमें देखो ये क्या कर रहे हैं, चित्र में क्या कर रहे हैं किसान, ये कर रहे हैं धान के पौधों की रोपाई कर रहे हैं, रोपना कहते हैं इसे। क्या करते हुए छोटे धान के पौधों को उठाकर खेत में लगा रहे हैं। यह प्रक्रिया धान की खेती का एक महत्वपूर्ण चरण है। इससे क्या होता है, पौधों को बढ़ने और अच्छी फसल होने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है ऐसा करने से। ठीक है। और अब ये पूछा, यह प्रक्रिया चीज हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेटा चावल जो है दुनिया के बड़े हिस्से का मुख्य भोजन है, यानी कि ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। तो यह किसानों की आजीविका का आधार है। इससे मतलब क्या है, किसानों को पैसे भी मिलती है। जब वो चावल बेचेंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे, तो उनका कमाई का साधन है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चावल के बिना क्या होता है, कई लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम चावल ना उगाए तो कई लोगों को क्या होगा, भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब भाग 2 है हमारे पास, वाचन कौशल है। इसमें मौखिक प्रस्तुति है। कक्षा में मूल्यांकन हेतु किसी एक फसल की बुआई से लेकर भंडारण तक की प्रक्रिया समझाइए। तो बुआई से लेकर भंडारण तक की प्रक्रिया में क्या क्या होता है बेटा, ये सारी बातें हमने यहाँ लिखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, हल चलाना, समतल करना, धरती को क्या, जमीन को क्या करते हैं हम समतल करते हैं, खाद डालते हैं ना, ये सब चीजें इसमें शामिल है। जिसमें मिट्टी क्या होती है, बुआई के लिए तैयार हो। उसके बुआई भी लिख सकते हैं बेटा, आ भी लिख सकते हैं, या वाह की जगह आ भी आ सकता है। अब बुआई में क्या होता है, बीजों को उचित गहराई और दूरी पर बोया जाता है। सिंचाई क्या होती है, पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जाता है। खरपतवार निकालना क्या होता है, अवांछनीय पौधों को हटाना। जो हमारी फसलों के साथ बेटा अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उनको जब हम हटाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार निकालना। ठीक है। और इसको हम निराई भी कह सकते हैं। जो फसल के पोषक तत्वों को छीन लेते हैं, जो अनावश्यक तत्व उग गए हैं, पौधे उग गए हैं, वो क्या करते हैं बेटा, पौधों के फसल के जो हमारे होते हैं पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए इनको हटाना जरूरी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कीट और रोग नियंत्रण करते हैं। फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए हम इनके लिए क्या करते हैं, अपने खेतों में जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना। तो कटाई के फिर जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, हम कटाई कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, थ्रेशिंग और विनोइंग, दानों को भूसे से अलग किया जाता है। ठीक है। फसल को काटने के बाद हम क्या करते हैं, दानों को भूसे से अलग करते हैं, यानी कि तूड़े से गेहूं को अलग करते हैं। भंडारण, दानों को सुरक्षित रूप से भंडारित करना ताकि वे खराब ना और भविष्य में उपयोग किए जा सके। जैसे आप अपने घर में बेटा गेहूं लाते हो तो उसमें क्या करते हो, माचिस की तीलियां रखते हो या नीम की पत्तियां रखते हो, तो ये क्या होता है, भंडारण होता है। उसे हम किसमें, टंकी में भर के रखते हैं ना बेटा। ये सारी चीज़ें आपने देखी, इसमें किस में आई है, ये आपकी
फसल की बुआई से लेकर भंडारण तक की प्रक्रिया आपको समझा दी गई है। अब नेक्स्ट है आपका समूह चर्चा, जैविक खाद बनाम रासायनिक खाद, इसके बारे में आपने समूह चर्चा करनी है। और थर्ड है आपका समझाइए कि कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सेकंड देख लेते हैं हम। समूह चर्चा करनी है हमने, समूह मतलब ग्रुप बना के, जैविक खाद बनाम रासायनिक खाद। देखो, जैविक खाद बनाम रासायनिक खाद पर समूह चर्चा में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। अब जैविक खाद क्या होती है? यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे गोबर, कंपोस्ट, और मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करती है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, जो हम खाद बेटा खेतों में बना रहे हैं। अब रासायनिक खाद क्या होती है? जो फैक्ट्रियों में तैयार कर जाती है, जिसको हम उर्वरक भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? उर्वरक भी है। ये बातें आपको बता दी थी ऊपर, खाद और उर्वरक में अंतर। वही बात यहाँ पे है बेटा, यह कारखानों में तैयार की जाती है, पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करती है। इसमें हमने कहा था, इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे पैदावार बढ़ सकती है, इसीलिए तो ये डाली जाती है बेटा। लेकिन इसके अधिक उपयोग से क्या होता है? मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो लाभ और हानि देख लेते हैं। दोनों प्रकार की खाद के अपने फायदे और नुकसान हैं, जिन पर चर्चा की जा सकती है। जैसे क्या क्या लागत, भाई उस पर कितना खर्चा आता है, उपलब्धता, वो हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, प्रभावशीलता, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपका समझाइए कि कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण मतलब उसको बचाना क्यों आवश्यक है। सीमित संसाधन है, एक तो अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सालों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बेटा इनको बनने में, यानी कि इनके बनने में लाखों साल लगते हैं। और इनका भंडार जो है सीमित है, वो थोड़े ही है, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें इनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव, इनके जलने से क्या होता है? प्रदूषण होता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो ग्रीन हाउस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। इससे क्या होती है बेटा? गर्मी बढ़ जाती है। अब भविष्य की आवश्यकताएं, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को बचाने के लिए भी इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। मतलब विवेकपूर्ण का मतलब है बुद्धिमत्ता से इनका उपयोग करना चाहिए, हमें अगली पीढ़ी के लिए भी इनको बचाना पड़ेगा। तो ये इस मांग को पूरा करने के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को बचाने के लिए हमें इनका बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए, यानी कि इनका हमें कम प्रयोग करना चाहिए, अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा, इन संसाधनों पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी संरक्षण महत्वपूर्ण है। एक तो हमें इन पर निर्भर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए हमें, इसके लिए भी इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बाय बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बेटा।